डियर स्टूडेंट्स, आज का जो है विषय है वो भौतिक विज्ञान में जो है लाइट से संबंधित, दर्पणों से संबंधित जो है हम जो है गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी में संबंध किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है उसका जो है हम यहाँ पर जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि दर्पण दर्पण जो होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये सभी को मालूम होगा। और दर्पणों में जो होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या को हम बोल सकते हैं कि जो दर्पण होगा और जिस दर्पण, जो गोली दर्पण का जो एक भाग होता है और गोली दर्पण के वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को जो है उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी प्रकार फोकस दूरी में क्या कह सकते हैं कि जो फोकस पॉइंट होता है, ध्रुव से फोकस पॉइंट तक की दूरी को उसकी फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है संबंध किस प्रकार परिभाषित करेंगे। संबंध के लिए जो है परावर्तन के नियम और परावर्तन क्या होता है इसके बारे में जानना चाहिए। तो परावर्तन क्या होता है? परावर्तन में जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और प्रकाश के पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये बेसिक चीज होगी। इसके बाद में जो है नियम में क्या कह सकते हैं कि पहला जो नियम होता है वो होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या बताया गया है परावर्तन में कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। अब देखिए इसमें जो है इसके संबंध की व्याख्या हम किस प्रकार कर सकते हैं। संबंध की व्याख्या के लिए सबसे पहले अगर प्रकाश पड़ रहे हैं तो उसमें जो है रे डायग्राम के बिना जो है इसका डेरिवेशन अर्थात निगमन जो है इसका जो है संभव नहीं है। इसलिए इसका रे डायग्राम जितना ही अच्छा होगा उतनी ही चीजें जो है ज्यादा क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक गोली दर्पण लिया, अवतल दर्पण, उसका द्वारक जो है M1 M2 है, ध्रुव जो है वो P है, और यहाँ से एक कोई प्रकाश किरण चलती है उसके जो है परावर्तक तल से टकराती है, और परावर्तक तल से टकराने के पश्चात में वो फोकस से होकर जाती है, तथा जो अन्य जो अभिलंब होगा उसका जो होगा वो उसके बिंदु C अर्थात उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। अब देखिए सबसे पहली चीज जो है क्या कह सकते हैं कि हमने बताया कि परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दो प्रकार के होते हैं। आपतन कोण कैसे बनता है? आपतन कोण बनेगा जो आपतित किरण है। आपतित किरण का मतलब होती है कि जो आने वाली प्रकाश किरण है जो किसी पृष्ठ पर पड़ेगी तो वो आपतित किरण कहलाएगी, और उसके साथ में बना कोण जो है आपतन कोण कहलाएगा। दूसरी चीज, जो दूसरी किरण जो परावर्तित होगी अर्थात पृष्ठ से टकराने के बाद में पश्चात में जो दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो जो है परावर्तित किरण कहलाती है, और परावर्तित किरण का जो है अभिलंब के साथ में जो कोण होगा वो परावर्तन कोण कहलाता है। क्योंकि हमने बताया था कि परावर्तन जो होता है, परावर्तन में जो नियम होता है उसमें बताया गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होता है। तो सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ये दर्पण का द्वारक था और उसमें जो है ये एक आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ठीक। और परावर्तित किरण में परावर्तन के नियम में हम कह सकते हैं कि आपतन कोण कौन सा है? ए, बी और सी, ये जो आपतन कोण होता है ये आपतन कोण, क्योंकि ये अपवर्तित किरण के साथ में ये कोण बन रहा है ए बी सी। और परावर्तन कोण कौन सा होगा? सी बी और एफ। सी बी और एफ जो होगा वो उसका जो है परावर्तन कोण होगा। क्योंकि हमको मालूम है कि ये आपस में जो है दोनों कोण बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से, अतः हम कह सकते हैं कि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R परावर्तन के नियम से। अतः ABC, एंगल ABC इक्वल किसके होगा? एंगल CBF। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, समीकरण 1। अब देखिए दूसरी चीज हमने बताया, इसमें देखिए लिखा है कि कोण ABC बराबर कोण BCF। अब कोण ABC और BCF कैसे इक्वल होंगे? क्योंकि चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कोण ABC, A, B और C और कोण B, C और F ये परस्पर जो है एकांतर कोण है, अतः ये जो है आपस में बराबर होंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जब हम बराबर करेंगे
चूंकि इसका एक साइड एंगल ABC ये इसके इक्वल है CBF के, और एंगल AB से इक्वल है एंगल BCF के। अतः जो है समीकरण 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि कोण CBF बराबर होगा कोण BCF के। ठीक, अब देखिए क्योंकि इसके कोण दोनों बराबर होंगे, अतः जो इनकी जो है दूरियां अर्थात BF और CF जो है ये आपस में बराबर होंगे। ठीक, इसको हम मान लेते हैं तीसरी समीकरण, समीकरण नंबर 3। अब देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा है कि BF बराबर PF, ये हमने क्यों लिख दिया? क्योंकि जो दर्पण का द्वारक है वो यहाँ पर इस कंडीशन में जो दर्पण का द्वारक है वो बहुत छोटा है, और जब छोटा होगा तो ये बिंदु P जो होगा ये B के अत्यंत समीप होगा, अत्यंत समीप होगा। इसलिए इसको हमने क्या लिखा है कि BF जो होगा वो PF के लगभग में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए चूंकि बराबर हो गया, हमने ऊपर वाली समीकरण मानी थी तीसरी, नीचे वाली समीकरण मानी है चौथी। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से क्या कंडीशन निकलेगी? समीकरण 3 और 4 में हम कह सकते हैं कि CF जो है वो PF के इक्वल होगा, क्योंकि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए जो है इसकी जो CF जो होगा वो PF के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों PF के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन निकल के आया वो CF इक्वल PF। अब देखिए आगे क्या करते हैं, CF प्लस PF, PF प्लस PF। हमने यहाँ पर क्या किया कि दोनों पक्षों में ये जो तुम्हारे पास है CF इक्वल PF, इसमें दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर यहाँ पर क्या होगा, दोनों पक्षों में PF जोड़ दिया। अब देखिए दोनों पक्षों में जब PF जोड़ दिया तो हमको मालूम है कि PF और PF ये जुड़ के जो है 2PF हो जाएंगे। दूसरी चीज CF और प्लस PF, यहाँ पर PC हमने कैसे लिखे, चित्र के माध्यम से। CF जो होगा CF और PF, देखिए ये पूरी दूरी जो है वो PC के इक्वल है, ये पूरी दूरी किसके इक्वल है, PC के। और हमको मालूम है कि ये P जो है वो दर्पण का ध्रुव है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होगी, जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। इसलिए जो है, और वक्रता त्रिज्या को लाइट में, प्रकाश में, प्रकाशित में हमेशा जो है कैपिटल R से लिखा जाता है, तो कैपिटल R इसको लिख दिया। PF अर्थात जो है P जो है दर्पण का ध्रुव है, F जो है उसका फोकस है। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी जो होती है उसकी फोकस दूरी कहलाती है। अतः R बराबर इसको बोल सकते हैं R इक्वल टू F, और अगर F इक्वल निकालेंगे तो R/2। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो दर्पण में फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ये हम कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या के आधी होगी। ये जो है एक बेसिक सा जो है कॉमन